प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकसित हैं। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पत्र प्रश्न पत्र है, उसका हम समझने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है। हमारा सबसे मेन उद्देश्य है वो है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी करना, उनको समझना है। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य कूलाम बल लग रहा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान होगा। K का मान पूछा बच्चों, और हम जानते हैं K बराबर, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम K का मान जो होता है K बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है बच्चों। ये हमें याद रखना है, ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध क्या है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल्स टू आता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, और आर के यानी आर यूनिट वेक्टर है। तो इसका ये सही संबंध होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, वो आपका है ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर आर केप। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गतिशीलता का ऐसा मात्रक। इसको भी मैं कई बार बता चुका हूँ। गतिशीलता का ऐसा मात्रक हम जानते हैं, गतिशीलता होता है म्यू, और म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई होता है। वी वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ओके, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ये इसका मात्रक होगा। गतिशीलता का ऐसा मात्रक पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो इसका ये सही आंसर होगा, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा व अफावेग में क्या संबंध है। अभी हम बहुत पढ़ चुके हैं विद्युत धारा अफावेग में संबंध क्या है, हम ये समझ चुके हैं। हमारे पास फॉर्मूला आता है आई बराबर एन ई ए वी डी, ये हमारे पास संबंध आता है। आई बराबर एन ई ए वी डी, अफावेग और विद्युत धारा में संबंध। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश का मान है, ए हमारा क्षेत्रफल चालक का, और वी डी अफवाह वेग है। ये इसमें संबंध होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। तो हम जानते हैं बच्चों, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। म्यू नोट की वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है बच्चों, इंटू एन का मान 100, इंटू आई का धारा का मान है 1 एम्पियर, अपॉन 2 इंटू आर। आर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, सारी यूनिट ऐसा ही होनी चाहिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 गया, ठीक है। तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 इंटू 3.14 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो इसका आंसर क्या आएगा 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। हम जानते हैं कि जब परिपथ के ऐसी परिपथ है इसके अंदर केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, तो धारा आई और ई
के मध्य कलांतर क्या होता है, जीरो। फाई कितना होता है, जीरो होता है। और शक्ति गुणांक होता है कलांतर की कोज्या। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कोस जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो शक्ति गुणांक कितना होगा इसका, 1 हो गया। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ था तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, 1 होगा बच्चों। ओके, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट ब्रैकेट आई सी प्लस अपसाइलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी समीकरण दर्शाता है। ये समीकरण है एम्पियर मैक्सवेल। ये समीकरण क्या है बच्चों, एम्पियर मैक्सवेल था। क्लोज इंटीग्रेशन बी डो डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा। ये तो केवल एम्पियर का नियम था, लेकिन एम्पियर के नियम को मैक्सवेल ने संशोधित करके लिखा, जिसमें विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है ये आता है एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण है। आपने मैक्सवेल के 4 समीकरण पढ़े थे, उसमें से एक समीकरण है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या याद करो। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो कर दीजिए 2, और उत्तल दर्पण इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 14। तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए दर्पण कैसा आपका उत्तल दर्पण है। ओके बच्चों, तो उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें तो इसका मतलब ये, ध्यान से देखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये आपका उत्तल दर्पण है ये। तो ये रेज यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो फोकस दूरी है इधर आएगी, इधर से जा रही है, और ये इस प्रकार से इसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है किरणों को, यानी कि फैलाता है। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। तो अगर इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। तो किरण इसी दिशा में आ रही है, इसी दिशा में जाएंगे तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर आएगा +28 सेंटीमीटर। ध्यान रखना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। तो इसकी आंसर आएगा +28 सेंटीमीटर, माइनस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के स्लेब को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसका ध्यान रखना, आपके पास एक फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल्स टू n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर सूत्र है, इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, आदर्श तभी होगा ये जब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी आ जाएगी। यानी कि वह जो है लिक्विड के अंदर जो भी बना हुआ है जिसको आप डुबो रहे हो अदृश्य हो रहा है, तो एक कांच की पट्टिका के रूप में कार्य करेगा, कांच की एक समतल पट्टिका के रूप में कार्य करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वह जो है उसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका 1.47 है, तो उससे कम होगा ना, उसके बराबर होगा। तो वो जो द्रव है वो जल हो नहीं सकता, वो क्या होगा, कोई और द्रव हो सकता है, ग्लिसरीन टाइप का हो सकता है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल्स टू I नॉट कोस स्क्वायर का क्या है, वैज्ञानिक मेलस का नियम हमने पढ़ा है। वैज्ञानिक मेलस ने क्या बताया था, ध्रुवक और विश्लेषक से जो प्रकाश निर्गत होता है उसकी तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी I इक्वल्स टू I समानुपाती होती है I कोस स्क्वायर थीटा। और इसको सोल्व करते हैं तो I इक्वल्स टू आता है I नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये वैज्ञानिक मेलस ने दिया था ध्रुवक और विश्लेषक की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण में क्या बताया कि जब कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डालता है तो वो 2 प्रकार के कार्य करता है। एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यानी कार्यफलन के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। तो जो एच न्यू ऊर्जा है ये 2 कार्य करेगी। ये एक तो कार्यफलन के रूप में कार्य कर रही है, तो कार्यफलन आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में तो 1/2 mv² मैक्सिमम। ओके, तो इसमें हमारे पास एच न्यू
अगर हम देखें एस न्यू बराबर होता है 1/2 mv², और ये एस न्यू है, इसको हम कहते हैं कार्यफलन या फाई नोट। आपके इसमें फाई नोट दे रखा है, तो ये ऑप्शन इसमें बनेगा एस न्यू इक्वल्स टू फाई नोट प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। तो इसमें जो बन रहा है दिस द ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। एस न्यू बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस फाई नोट। ओके बच्चों, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सीजियम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इसकी डेली आवृत्ति ज्ञात करो। हम जानते हैं कि कार्यफलन W बराबर होता है H म्यू नोट, जहाँ म्यू नोट ढेरी आवृत्ति है, तो म्यू नोट निकालेंगे तो म्यू नोट इक्वल्स टू आएगा हमारे पास कितना आएगा, W/H आएगा। ओके बच्चों, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये देखिए हमारे पास म्यू नोट इक्वल्स टू आएगा, W की वैल्यू आपके पास है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, जूल के अंदर। तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ गया बच्चों। ओके, अपॉन डिवाइड करेंगे एच होता है 6.62 इंटू 10⁻34, और इसको यदि बच्चों आप सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इसका आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ऑप्शन द इसका सही ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की हम जानते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा का सूत्र होता है Rn इक्वल्स टू n² अपॉन z इंटू ए नोट, जहाँ ए नोट बोर त्रिज्या है, और इसका मान भी याद रखना, ए नोट बच्चों बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ये बोर त्रिज्या होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो Rn है वो समानुपाती है n² के, ठीक है, n² के समानुपाती है, तो इसका ऑप्शन सही होगा n² के समानुपाती होगी। नेक्स्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रा की समतुल्य ऊर्जा होती है 1 AMU, याद रख लेना 1 AMU की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नाभिक वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया है कि 1 AMU इक्वल्स टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, जिसका ऑप्शन से होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है U वो ट्वाइस होती है कुल ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की कितनी होती है, ट्वाइस होती है। तो इसका मान कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा बच्चों। तो इसका द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक के नाम बताइए। तो आपको अच्छे से बताया है बेटा, कार्बनिक यौगिक अर्धचालक 2 हैं, एक तो एंथ्रासिन और दूसरा है मादिते थैलोसियानिस। तो आपके इस आंसर में आएगा, इसमें आंसर आएगा एंथ्रासिन।